नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। राहुल गांधी के समर्थन में आया तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा एकजुट होने में देर न करे विपक्ष। दूसरी खबर में बात तीखी नोकझोंक की। ओवैसी ने बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन। एआईएमआईएम चीफ के सीमांचल दौरे पर आरजेडी की पैनी नजर, राजद नेताओं को मिला टारगेट। तीसरी खबर में बात प्रशासन के नाकामियों की। घरों पर हो रही शराब की डिलीवरी, बिहार में शराबबंदी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। चौथी खबर में बात बिहार सरकार पर उठ रहे सवालों की। नीतीश के इकबाल पर सवाल, 1 महीने के अंदर तीसरी बैंक डकैती। पूसा में ग्रामीण बैंक से 11 लाख लूटे बदमाश। पांचवी खबर में बात सियासत के बदलते समीकरणों की। राहुल की अयोग्यता से नीतीश का रास्ता होगा साफ। कांग्रेस पर आई आपदा में विपक्ष का पीएम कैंडिडेट बनने का अवसर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। गुजरात के सूरत की जिला अदालत ने 2019 में दायर एक आपराधिक मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के बाद देश भर में सियासी भूचाल आया है। फैसला आने के बाद राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को घिनौने षड्यंत्र में फंसाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, चक्रव्यूह रच रही विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दाबिश करवाओ और फिर बात न बने तो घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन और मैनेजमेंट में कोई कसर न रह जाए। यह संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी जेडीयू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और सीएम नीतीश कुमार की भी कोई टिप्पणी इस संदर्भ में अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले में सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर पोस्ट लिखा और कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में नई प्लानिंग शुरू की है, जिसमें उसकी नजर उन इलाकों पर टिक गई है जहां मुस्लिम आबादी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी पार्टी सीमांचल से अलग दूसरे जिलों में भी आरजेडी की टेंशन बढ़ानी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में अपना बेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। पार्टी की नजर सीमांचल से अलग दूसरे इलाकों पर टिक गई है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से आगे जाकर बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की नजर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण पर है, जहां नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी का ये दाव 7 दलों वाले महागठबंधन के लिए चिंता का सबब हो सकता है, जिसका प्लान राज्य में बीजेपी के बढ़ते रथ को रोकने का है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस समय बीजेपी के साथ जेडीयू भी थी। हालांकि अभी जेडीयू आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन संग मिलकर सरकार चला रही है। इसी बीच एआईएमआईएम ने बिहार में रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी ने राज्य में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में अलग अलग जिलों में पार्टी का बेस तैयार किया जा रहा है। एआईएमआईएम का प्लान है कि पार्टी चयनित सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। इन सभी क्षेत्रों में मुसलमानों की उपस्थिति अहम है। ऐसे में हमारे कैंडिडेट्स मुस्लिम वोटों में थोड़ी भी कटौती करने में सक्षम होते हैं तो ये महागठबंधन के सहयोगियों को जोर का झटका दे सकते हैं। जनसुराज पद यात्रा कर रहे राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब माफिया पुलिस को पैसे देकर खुलेआम शराब घरों पर डिलीवरी कर रही है। दरअसल जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण के इशुआपुर में शराबबंदी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा
कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेईमानी है, क्योंकि शराब की दुकानें बंद हैं लेकिन घर पर डिलीवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है और आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है, जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब लेकर आता है, बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती और बिकती है, इसलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। बिहार में मार्च महीने में तीसरी बैंक डकैती से नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था और बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। उसमें भी चिंताजनक बात यह है कि तीनों बैंक डकैती एक ही जिले समस्तीपुर में हुई है और तो और तीनों बार डकैतों और लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को ही निशाना बनाया है। 1 मार्च को उजियारपुर, 15 मार्च को मुसरीघरारी और अब 24 मार्च को पूसा इलाके में साउथ बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदातों से बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों को एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाने और जंगल राज जैसे ताने मारने का मौका मिल गया है। दरअसल समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के महमदा चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से दिन दहाड़े लगभग 11 लाख लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि बैंक खुलते ही 4 अपराधियों ने हेलमेट पहनकर बैंक में प्रवेश किया और बैंक में घुसते ही पिस्टल निकालकर ग्राहकों और कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान विरोध करने पर मारपीट भी की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों डकैती साउथ बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं में हुई है। बैंक में से लगभग 11 लाख लूटने के बाद बाइक से सभी बदमाश फरार हो गए। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पूसा थाना अध्यक्ष के अलावा एसपी विनय तिवारी, डीएसपी सदर सहित अन्य थाने की पुलिस बैंक पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही घटना 1 मार्च को उजियारपुर में ग्रामीण बैंक की शाखा से 10 लाख की लूट हुई थी। इसके बाद 15 मार्च को मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलाथ स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 20 लाख की लूट हुई थी। अब तीसरी घटना इसी महीने में 24 मार्च को ग्रामीण बैंक में हुई। सभी बैंक लूट में अपराधियों की संख्या 4 बताई गई है और ये तीनों घटना बैंक खुलने के दौरान घटित हुई है। अब तक इससे पूर्व के दोनों मामले में पुलिस कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तीसरी बैंक लूटने की घटना होने के बाद पुलिस के लिए एक चुनौती खड़ी हो चुकी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। मोदी सर ने मानहानि केस में अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में एक नई उम्मीद का संचार किया था, लेकिन अब आए इस फैसले ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। लेकिन इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने से नीतीश का रास्ता साफ हो गया है? क्या वो अब विपक्षी एकता की कमान संभाल सकते हैं? दरअसल शुरू से ही ये मसला था कि राहुल गांधी के रहते नीतीश हो या ममता, विपक्ष किसी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि इस चर्चा के पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसके बारे में आज न तो नीतीश और ना ही लालू चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि उसी वक्त ये मान लिया गया था कि नीतीश की विपक्षी गोलबंदी की मुहिम फेल हो चुकी है और अभी नीतीश कुमार के रास्ते में केसीआर, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता खड़े हैं। रही बात कांग्रेस की, तो उनके पास अभी भी प्रियंका गांधी हैं। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।